आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर। आरसीसी में नेक्स्ट चैप्टर है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट स्टेट मेथड। लिमिट स्टेट मेथड और हम वर्किंग स्टेट्स मेथड में हम सेकंड चैप्टर में वैसे डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है जी। तो क्या होता है वर्किंग स्ट्रेस मेथड और लिमिट स्टेट मेथड, हमने सेकंड चैप्टर में डिटेल में पढ़ा। ठीक है जी। उसकी लैंग्वेज में हमने उसकी डेफिनेशंस भी देखी। तो उसमें अब हमारे पास स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 4 कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट स्टेट मेथड। जो लिमिट स्टेट मेथड है ये बेस्ट सुटेबल मेथड है। ये हमारा जो सर्विसबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको फुलफिल करने में हेल्प करता है। और ओनली डिज़ाइन हमारी जो वर्किंग लोड्स तक सीमित नहीं रहता और ये हमारा मैक्सिमम या अल्टीमेट स्ट्रेंथ को की रिक्वायरमेंट्स के साथ साथ और ये सर्विसबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी की भी क्या करता है डिज़ाइन पर्पस के लिए यूज होता है और ये बेस्ट सुटेबल मेथड है। ठीक है जी। जो हमारा लिमिट स्टेट मेथड है, कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें तो जो ये हमारा है, तो इस मेथड में क्या होता है, ये हर एक जो डिज़ाइन जो पर्पस है हमारा डिज़ाइन रिक्वायरमेंट है, हर एक जो डिज़ाइन रिक्वायरमेंट रहेगी ताकि हमारा जो स्ट्रक्चर है पूरी लाइफ स्पैन में जो उस पर लोड्स लगने वाले हैं, लोड्स अकड़ होने वाले हैं, किसी टाइप्स का भी लोड आने वाला है, उसके अगेंस्ट हमारा जो डिज़ाइन है, ठीक है जी, वो प्रॉपरली वर्क करेगा थ्रू लिमिट स्टेट मेथड। लिमिट स्टेट मेथड ये हेल्पफुल इतना रहता है ताकि हमारा जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है जो हमारा है वो लाइफ स्पैन तक जो जितने भी लोड्स आने वाले हैं उनको क्या करता है उसके अगेंस्ट ये रेजिस्टेंस देगा। अगर हम इस अकॉर्डिंग हम अपना कोई स्ट्रक्चर क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे। ठीक है जी। तो लिमिट स्टेट मेथड एक बेस्ट सुटेबल मेथड है। ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ को अकाउंटेबल ओनली नहीं करता और किसको अकाउंटेबल करता है, ये सर्विसबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स को भी काउंट करता है। ठीक है जी। तो ये इसके क्या है, हमारा बेस्ट मेथड है। और इसके बारे में अगर बात करें तो जो हमारा मेथड है ये जो सर्विसबिलिटी रिक्वायरमेंट है, ठीक है जी, उसको सेटिस्फाई करता है। सर्विसबिलिटी रिक्वायरमेंट्स को भी सेटिस्फाई करता है। सर्विसबिलिटी रिक्वायरमेंट्स का मतलब क्या है, जो क्रैकिंग या डिफ्लेक्शन या वाइब्रेशन आ जाती हैं, तो वाइब्रेशन, क्रैकिंग और डिफ्लेक्शन इन टर्म्स को क्या है, जो सर्विसबिलिटी हमने क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ सर्विसबिलिटी की बात हो रही है, तो जो कॉन्सेप्ट है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसबिलिटी की बात होगी, तो सर्विसबिलिटी में भी जो हमारा एलएसएम है लिमिट स्टेट मेथड है वो भी क्या करता है, सेटिस्फाई करता है अगेंस्ट किसके अगेंस्ट, जो हमारी सर्विसबिलिटी रिक्वायरमेंट है। सर्विसबिलिटी रिक्वायरमेंट में क्या जैसे क्या होता है, जैसे डिफ्लेक्शन है या क्रैकिंग है या वाइब्रेशंस हैं आती हैं, तो उनके अगेंस्ट भी हमारा लिमिट स्टेट मेथड जो रिक्वायरमेंट रहेगी वो भी फुलफिल करेगा। और अगर हम बात करें लिमिट स्टेट मेथड क्या है, इज डिफाइंड एज एक्सेप्टेबल लिमिट। लिमिट स्टेट मेथड इज डिफाइंड एज द जो हमारी लिमिट स्टेट का मतलब क्या है, लिमिट स्टेट किसको शो करती है, डिफाइंड एज एक्सेप्टेबल लिमिट फॉर द सर्विसबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स। ठीक है जी। तो हमारे जो एक्सेप्टेबल लिमिट्स होंगी उसको ये क्या करेगा, डिफाइन करता है। और जो लिमिट स्टेट मेथड्स हैं हमारा ये बेस्ट स्टेबल मेथड माना जाता है। जैसे हमारी वर्किंग स्ट्रेस मेथड की बात की थी हमने सेकंड चैप्टर में, अल्टीमेट लोड मेथड की बात की, तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड क्या है, ये हमें क्या बोलते हैं, हमें गारंटी नहीं दे पाता कि जो हमारा डिज़ाइन लोड है, जो हमारे ये वर्किंग लोड तक की जो वर्किंग स्ट्रेस में वो वर्किंग लोड तक ही सेटिस्फाई रहता है, ये हमें आगे की गारंटी नहीं दे पाता। तो सर्विसबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी की हमें क्या नहीं दे पाता। जो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स है, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसबिलिटी है, जो डिफ्लेक्शन की है, क्रैकिंग की है, वाइब्रेशन की है, तो वो हमें नहीं उसकी गारंटी दे सकता। तो ये लिमिट स्टेट मेथड इसलिए बेस्ट है ये। ठीक है जी। तो क्या ये हमारा क्या है, लिमिट स्टेट मेथड। उसके बाद अगर हम बात करें अजम्पशंस की, अजम्पशंस सबसे पहले अजम्पशंस बहुत पूछी जाती है। जो हमारे अजम्पशंस की बात हो रही है, जो लिमिट स्टेट मेथड्स में क्या है, अजम्पशंस है, अजम्पशंस इन लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, अजम्पशंस इन लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। ठीक है जी। लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स अजम्पशंस। ठीक है जी।
तो क्या है, जैसे हमने लिमिट स्टेट मेथड की बात की, तो लिमिट स्टेट मेथड जो है ये डिफरेंट लिमिट टाइप्स ऑफ लिमिट्स होती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिमिट्स होती हैं। लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स की बात करें, लिमिट स्टेट ऑफ अदर जो लिमिट स्टेट्स हैं, सर्विसिबिलिटी की बात करें, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी, जो अदर लिमिट स्टेट्स भी होती हैं, ठीक है जी। तो ये सारी की सारी लिमिट स्टेट्स को क्या करता है, जो रिक्वायरमेंट्स रहेंगी उनको फुलफिल करने का काम है इसका, हमारे लिमिट स्टेट मेथड का। तो इसमें सबसे पहले बात है अजम्पशंस की। अजम्पशंस इन द लिमिट स्टेट मेथड, क्या अजम्पशंस हैं इसमें हमारे लिमिट स्टेट मेथड। जो प्लेन सेक्शन है नॉर्मल टू द एक्सिस रहता है, जो हमारा प्लेन सेक्शन है नॉर्मल टू द एक्सिस बिफोर बेंडिंग एंड आफ्टर बेंडिंग, ठीक है जी। तो पहला अजम्पशन क्या है, लिमिट स्टेट प्लेन सेक्शन नॉर्मल टू द एक्सिस रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग। प्लेन सेक्शन normal to the axis, normal to the axis, normal to the axis remains plane after bending, remains plane, remains plane after bending। इस assumption का क्या मतलब है, इस assumption का क्या मतलब है, जो स्ट्रेन डेवलप होती है किसी भी सेक्शन पे, बीम के किसी भी सेक्शन पे अगर कोई हमारी स्ट्रेन डेवलप हो रही है, जो हमारे ऐसे स्ट्रक्चर हैं ड्यू टू हमारा जो लिमिट स्टेट मेथड से हम क्या कर रहे हैं, अगर डिजाइन कर रहे हैं, तो वो किसी भी मेंबर के सेक्शन पे किसी भी सेक्शन पे क्या होता है, कोई स्ट्रेन डेवलप हो रही है, वो प्रोपोर्शनल टू होगी किसके, प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस की डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होगी। तो इसका मतलब यही है, जो हमारा सेक्शन है नॉर्मल टू द एक्सिस रहेगा, रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग, ठीक है जी। तो हमारा इस कहने का मतलब क्या है, जो स्ट्रेन है, जो एनी टाइप ऑफ सेक्शन इन द बीम डेवलप्ड, द स्ट्रेन डेवलप्ड इन द एनी सेक्शन ऑफ द बीम इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है जी। तो सेकंड अजम्पशन क्या रहेगी, सेकंड अजम्पशन हमारी क्या रहेंगी उसके बारे में देखते हैं। सेकंड अजम्पशन में क्या है, द मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट एट द आउटर मोस्ट फाइबर, ठीक है जी। जो मैक्सिमम वैल्यू है कंक्रीट में जो स्ट्रेन की, ठीक है जी, इन द कंक्रीट एट द आउटर मोस्ट को, तो वो रहती है 0.0035, ठीक है जी। तो कितनी रहती है वो देखते हैं। द मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट, the maximum strain in concrete at the outermost fiber taken as कितनी लेते हैं हम, जो मैक्सिमम स्ट्रेन रहेगी कंक्रीट की एट द आउटरमोस्ट फाइबर इज टेकन एज 0.0035, ठीक है जी। 0.0035 हम लेंगे कितनी, मैक्सिमम स्ट्रेन इन बेंडिंग, तो ये हमारा सेकंड अजम्पशन है। जो मैक्सिमम स्ट्रेन रहेगी, जो मैक्सिमम स्ट्रेन आएगी और हमारे आउटर मोस्ट फाइबर पे, किसी सेक्शन हमारा बीम सेक्शन, तो बीम सेक्शन की बात करें तो आउटर मोस्ट जो पोर्शन रहेगा जिसमें कंक्रीट में स्ट्रेन आएगी, कंक्रीट स्ट्रेन कितनी आएगी, मैक्सिमम 0.0035, ठीक है जी। तो थर्ड हमारा जंक्शन क्या है लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में, थर्ड जंक्शन तो रिलेशनशिप बिटवीन द कंप्रेसिव स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन कंक्रीट एंड द स्ट्रेन, जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है और स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, उनका जो रिलेशनशिप है वो पैराबोलिक बनेगा, ठीक है जी। द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन कंक्रीट एंड स्ट्रेन इन कंक्रीट, द रिलेशनशिप between stress distribution
in concrete distribution curve in concrete, stress distribution in concrete and strain in concrete is parabolic. क्या बनेगा? पैराबोलिक बनेगा. may be assumed to be parabolic. may be assumed to be parabolic. ठीक है. तो जो हमारा थर्ड assumption है वो क्या है? जो रिलेशनशिप है स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कंक्रीट की और स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन जो कंक्रीट में है उनका रिलेशनशिप क्या बनेगा? पैराबोलिक होगा. ठीक है जी, ये assumptions हैं. और क्या है हमारा जो टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है वो क्या रहेगी? इग्नोर रहेगी. टेंसाइल स्ट्रेंथ कंक्रीट की क्या रहेगी? जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो इग्नोर रहेगी. द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज इग्नोर्ड. ठीक है जी. तो हम इसको अकाउंट में नहीं लेंगे. कंक्रीट की जितनी भी टेंसाइल स्ट्रेसेस आएंगे तो उसको हम अकाउंटेबल नहीं मानेंगे. ठीक है जी. तो इसको इग्नोर रखेंगे. जो हमारी टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी है कंक्रीट की है. ठीक है जी. The stresses in reinforcement are derived from linear stress strain curve for the type of steel used. ठीक है जी. तो जो हमारी रिइंफोर्समेंट होगी, जो स्ट्रेसेस आएंगे रिइंफोर्समेंट की वजह से जो हमारा स्टील प्रोवाइड किया है हमने सेक्शन में, ठीक है जी, वो जो होंगी वो टाइप्स ऑफ स्टील पे डिपेंड करेंगी, किस तरह की हमने स्टील प्रोवाइड की है. ठीक है जी. तो नेक्स्ट हमारा जो assumption है वो क्या है? द स्ट्रेसेस इन रिइंफोर्समेंट आर derived from the stresses reinforcement in the reinforcement are derived from representative stress strain curve, stress strain curve for the stress strain curves for the types of steel used. ठीक है जी. जो स्ट्रेसेस रिइंफोर्समेंट की वजह से आएंगी वो टाइप्स ऑफ स्टील यूज जो हमने किया है, एचवाई असली किया है, माइल्ड स्टील किया है, जहाँ हमारे टीओआर जो है हमारे जितने भी हमारे स्टील हैं तो उनको किस तरह कौन सा स्टील यूज कर रहे हैं तो वो उनकी स्ट्रेसेस उन पे डिपेंड करेंगी. तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व्स जो रिप्रेजेंटेशन देंगे तो उसके हिसाब से हमारी जो स्ट्रेसेस होंगी वो रिइंफोर्समेंट की जो होंगी. ठीक है जी. तो ये assumptions हमारी क्या है? लिमिट स्टेट मेथड्स की है. और assumptions क्या है हमारे लिमिट स्टेट मेथड्स की? तो मैक्सिमम स्ट्रेन इन द टेंशन रिइंफोर्समेंट एट द सेक्शन एट फेलियर शैल नॉट बी लेस देन. तो द मैक्सिमम स्ट्रेन इन हमारे नेक्स्ट जो हमारी नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारा क्या है जो assumptions है वो क्या है? द मैक्सिमम स्ट्रेन इन टेंशन रिइंफोर्समेंट. मैक्सिमम स्ट्रेन टेंशन रिइंफोर्समेंट जो मैक्सिमम स्ट्रेन है वो किससे कम नहीं होना चाहिए वो देखते हैं. ठीक है जी. नेक्स्ट assumption क्या है हमारी वो देखते हैं. 6th नंबर. द मैक्सिमम स्ट्रेन इन टेंशन रिइंफोर्समेंट में मैक्सिमम स्ट्रेन क्या रहेगी? in the section at failure shall not be less than किससे लेस देन नहीं होनी चाहिए? जो मैक्सिमम स्ट्रेन है टेंशन रिइंफोर्समेंट की Fy divided by 1.15 ES plus 0.002 ये प्रूफ स्ट्रेन है.
प्लस किया हुआ प्रूफ स्ट्रेन को, ठीक है जी, प्रूफ स्ट्रेन की वैल्यू 0.02 होती है, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, assumptions है, मैक्सिमम स्ट्रेन इन टेंशन इन्फोर्समेंट इन द सेक्शन एट फेलियर शैल नॉट बी लेस देन दिस टर्म, ठीक है जी। तो इससे क्या नहीं होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए हमारी मैक्सिमम स्ट्रेन इन टेंशन इन्फोर्समेंट। तो यहाँ पे क्या है कैरेक्टर, ये Fy क्या है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है कंक्रीट की वो है ES के मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी है, इसी ES किसको शो करता है, मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी को, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ठीक है जी, जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे डिपेंड करती है, ठीक है जी। तो ये हमारी क्या है, सारी की सारी अजम्पशंस हैं लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स और रिफ्लेक्शन की। तो ये हमारे अजम्पशंस लेके हम क्या करेंगे, लिमिट स्टेट मेथड को के जरिए हम सारी के सारे, जैसे सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम आएगा, डबल रिइंफोर्स्ड बीम आएगा, वन वे स्लैब आएगी, टू वे स्लैब आएगी, बहुत सारी चीजें आएंगी वो हम डिजाइन करेंगे, ठीक है जी। तो ये हमारा क्या है, लिमिट स्टेट मेथड की अजम्पशंस, ओके। इसके बाद हम देखने वाले हैं जो हमारा पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी की बहुत ज्यादा, ये 1.51 का जो वैल्यू है ये किसकी है, स्टील की है, स्टील की पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, ठीक है, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के लिए, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। तो इसकी बात हम करते हैं, जो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी obtained by the multiplying the loads, multiplying the loads by factor of safety। और जब स्ट्रेंथ निकालते हैं, डिजाइन स्ट्रेंथ निकालते हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो हमारी फैक्टर ऑफ सेफ्टी से जब हम कोई फैक्टर निकालते हैं तो भी हम इन चीज़ों का यूज करते हैं। तो ये जब पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, क्या चीज़ है पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, इसको देखते हैं। पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, द रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सेक्शन ऑफ मेंबर, द रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर एट एनी सेक्शन, strength of member, strength of the section of member, section of member, इस मेंबर के सेक्शन की वो स्ट्रेंथ, ठीक है जी, स्ट्रेंथ at which it becomes unserviceable, at which it become, at which it become unserviceable, unserviceable, इसको भी डिटेल में देखें क्या है unserviceable, to the actual force, to the actual force, to the actual force to which the section is subjected, to which the section is subjected, is termed as factor of safety, ठीक है जी, is termed as factor of safety। तो यहाँ पे क्या बात है, जो हमारी फैक्टर ऑफ सेफ्टी है क्या चीज है, हमने लिखा था रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द सेक्शन ऑफ मेंबर एट विच इट बिकम्स अनसर्विसेबल। तो वो क्या है, जो मेंबर की स्ट्रेंथ की वो रेशियो, किसी भी सेक्शन के मेंबर के सेक्शन की स्ट्रेंथ में हमारी जो जहाँ पे हमारा जो क्या है, ये अनसर्विसेबल, ठीक है जी, बिकम्स अनसर्विसेबल का मतलब क्या है, जहाँ पे क्रैकिंग, हमारे डिफ्लेक्शन और वाइब्रेटिंग की बात हो रही है, तो वहां पे
जो लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसबिलिटी की बात है तो वहां पे वो फेल होने वाला है। तो वो स्ट्रेंथ ठीक है जी, जो ड्यू टू क्रैकिंग डिफ्लेक्शन और वाइब्रेटिंग, ठीक है, ड्यू टू क्रैकिंग वाइब्रेशन और की वजह से जो हमारी जो स्ट्रेंथ रहेगी, ठीक है जी, तो उस टू द एक्चुअल फोर्स टू विच सेक्शन इज सब्जेक्टेड। तो एक्चुअल फोर्स कैसे है, जैसे शियर फोर्स हो, जब बेंडिंग मोमेंट की जो फोर्स हो, जो वैल्यू है बेंडिंग मोमेंट हो गया, शियर फोर्स होगी, तो उसको जब हम क्या करेंगे रेशो करेंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी की, ठीक है जी। तो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी के बाद अगर हम बात करें, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होती है वो हमारी दो तरीके से हमारी पार्शियल फैक्टर सेफ्टी है वो दो तरीके से हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी मटेरियल या लोड्स, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर मटेरियल्स, मटेरियल के अकॉर्डिंग हमारी पार्शियल फैक्टर सेफ्टी क्या रहती है, और लोड्स के अकॉर्डिंग भी हमारी पार्शियल फैक्टर सेफ्टी हम कितनी लेके चलते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है जी। जो पार्शियल फैक्टर अगर हम बात करें, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर स्ट्रेंथ मटेरियल, पार्शियल ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर स्ट्रेंथ मटेरियल, फॉर स्ट्रेंथ मटेरियल, ठीक है। कोई भी डिजाइन, अगर हम डिजाइन स्ट्रेंथ निकालना चाहते हैं तो हमें क्या करना होता है, कोई भी डिजाइन स्ट्रेंथ है, अगर मटेरियल के लिए डिजाइन स्ट्रेंथ है या लोड्स के लिए डिजाइन स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं तो उससे पहले हमें क्या होता है, जो डिजाइन स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं लिमिट स्टेट के केस में, लिमिट स्टेट के केस में जब डिजाइन स्ट्रेंथ निकालते हैं तो क्या करते हैं, जितना भी जो हमारा लोड है, जैसे लोड को करना तो उसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी से, ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी वहाँ पे डिवाइड करेंगे, तो अगर स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है जी। तो हम क्या कर सकते हैं, डिजाइन स्ट्रेंथ भी निकाल सकते हैं, डिजाइन लोड्स भी निकाल सकते हैं, ठीक है जी। तो ये हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी है मटेरियल स्ट्रेंथ के लिए कितनी ली जाती है, किस तरह से हम पार्शियल फैक्टर को लेके चलते हैं। तो पार्शियल फैक्टर की बात कर रहे हैं तो हमारे पास जो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, इट इज डेजिग्नेटेड एज गामा एम। इसको हम कैसे डेजिग्नेट करते हैं, इट इज डेजिग्नेटेड एज गामा एम, ठीक है जी। हम गामा एम से इसको क्या करते हैं, डेजिग्नेट करते हैं पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी को, ठीक है जी। और ये हमारी क्या है, अगर हम वैल्यू निकालना चाहते हैं पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के लिए, ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे द पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज द फैक्टर, द पार्शियल ऑफ फैक्टर सेफ्टी for the material, for the strength of material is the factor which multiplied by characteristic strength of material, which multiplied by characteristic strength of material gives the design value of the material. Characteristic strength of material gives the design values of the materials. पहले मैंने आपको बताया जो हमारी पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी का स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बात करें तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल
that gives the design value of the material। तो डिजाइन वैल्यू हमें दे देगी। तो इसके बाद हम पार्ट ऑफ स्ट्रेंथ के मटेरियल के लिए बात करें तो ये हम गामा एम से डेजिग्नेट करते हैं। अगर हम कंक्रीट की बात करें तो कंक्रीट के लिए कितनी है, जो हमारा अगर कंक्रीट है, कंक्रीट मटेरियल है तो उसके लिए कितनी हमारी फैक्टर ऑफ सेफ्टी रहती है 1.5 फॉर लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के लिए क्या रहती है 1.5 रहेगी। ठीक है जी 1.5 और स्टील के लिए 1.5, और स्टील के लिए कितनी रहेगी, और स्टील के लिए क्या रहेगी 1.15 और स्टील। ये भी लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के लिए है, ये भी लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के लिए है, ज्यादातर ये वैल्यू याद रखना। ठीक है जी, तो लिमिट स्टेट कोलैप्स के लिए ये भी हमारी क्या है फैक्टर ऑफ सेफ्टी है। ठीक है जी, तो अगर हम बात करें लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी की, तो लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी के कंक्रीट के लिए 1.3 रहेगी, 1 रहेगी। ठीक है जी, तो अलग अलग जो लिमिट स्टेट्स पे भी डिपेंड करेगी कि कौन सी लिमिट स्टेट है, सर्विसेबिलिटी क्या है, जब लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स है। ये मैंने जो वैल्यू लिखी है ये लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के लिए है, दोनों के लिए, स्टील और कंक्रीट के लिए। ठीक है जी, तो ये हमारी क्या है फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर मटेरियल। फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर लोड्स क्या रहेगी, जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर लोड्स, अगर हम बात करें फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर लोड्स, फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर लोड्स, तो लोड्स के लिए क्या रहेगी हमारी फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो इसको हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी को डेजिग्नेट करेंगे, यहाँ पे हमने डेजिग्नेट किया गामा एम से, तो यहाँ पे डेजिग्नेट करेंगे गामा एफ से। तो लोड्स के लिए हम किसके डेजिग्नेट करेंगे गामा एफ से। इट इज डेजिग्नेटेड बाय गामा एफ, गामा एफ। ठीक है जी, तो गामा एफ से इसको डेजिग्नेट करेंगे। तो ये डिपेंड्स करेगा हमारा जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स लोड होएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स लोड से हम क्या करेंगे डिवाइड कर लेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर लोड्स आ जाएगा। तो जब हम क्या करेंगे जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स लोड होएगा उसको हम क्या करेंगे पार्शियल ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी से हमें डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा डिजाइन लोड की वैल्यू आएंगी। तो डिजाइन लोड्स की जो वैल्यू आएंगी वो इसके होगी। तो इसमें हमने पार्शियल फैक्टर फॉर मटेरियल के लिए क्या किया, हमने मल्टीप्लाइड किया, और इसमें क्या किया हमने डिवाइड किया। तो इसमें डिवाइड करेंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी से, तो हमारे पास डिजाइन लोड्स आ जाएंगे, वहां पे हमारी डिजाइन स्ट्रेंथ आएगी।